हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। हमने पढ़ा मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का भारत में भारी विरोध होने लगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद अपने चरम पर पहुंच गया। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 में त्यागपत्र देकर स्वदेश के लिए प्रस्थान किया। प्राच्यवादियों ने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आवाज और तेज कर दी। वे मैकाले के विवरण पत्र और बेंटिंक के आज्ञा पत्र से असंतुष्ट थे। उन्होंने देशी भाषा के माध्यम तथा कुछ अन्य बातों पर विवाद आरंभ कर दिया। जब लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल नियुक्त होकर भारत पहुंचा, तब उसने स्थिति को पर्याप्त गंभीर पाया। लगभग 4 वर्ष तक विभिन्न मतों का सतर्कता से अध्ययन कर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वाद विवाद का आधारभूत कारण आर्थिक सहायता ही थी, यानी धन ही था। उसने चालाकी दिखाई और सोचा कि यदि प्राच्यवादियों को शिक्षा संबंधी व्यय के लिए कुछ ज्यादा धन दे दिया जाए तो वे चिल्लाना बंद कर देंगे। इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए उसने 24 नवंबर 1839 के विवरण पत्र में अपने विचारों को इस प्रकार से व्यक्त किया। सुनिए। प्राच्य शिक्षालयों को पूर्ववत चलने दिया जाए और उनकी उतनी ही आर्थिक सहायता दी जाए जितनी कि बेंटिंक के आज्ञा पत्र से पूर्व दी जाती थी। प्राच्य शिक्षालय प्राच्य विषयों के शिक्षण कार्य की उचित पूर्ति करने के पश्चात अंग्रेजी की कक्षाएं भी खोल सकते हैं। प्राच्य शिक्षालयों में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों में से 1/4 यानी 1/4 को छात्र वृत्तियां दी जाएं। निश्चित धनराशि में से लाभप्रद प्राच्य पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन कर सकते हैं। योग्य अध्यापकों को पर्याप्त वेतन दिया जाए। इस योजना को पूर्ण करने में यद्यपि 31,000 रुपया वार्षिक व्यय और बढ़ गया, तथापि इससे प्राच्य शिक्षा समर्थक शांत हो गए और वे इस बात पर हामी भर दिए राजी हो गए। वस्तुतः उस समय भूमि कर में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी और उसी अनुपात में शिक्षा के व्यय में भी वृद्धि होनी चाहिए थी, परंतु ऑकलैंड ने अल्प धनराशि देकर ही बड़ी ही चालाकी से प्राच्यवादी दल को शांत कर दिया। दूसरी ओर उसने अंग्रेजी भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञानों के प्रचार के लिए 1 लाख से भी अधिक रुपया देकर प्राच्यवादी शिक्षा समर्थकों को प्रसन्न कर दिया। पाश्चात्यवादी शिक्षा समर्थकों को प्रसन्न कर दिया। ऑकलैंड का विवरण पत्र उसके चातुर्य, कुटिलता एवं होशियारी का परिचायक है। उसने प्राच्यवादियों को ऐसा मीठा जहर पिलाया कि उसकी मीठी बेहोशी में ऑकलैंड की नीतिपटुता को कोई समझ ही नहीं पाया, या यूं कहें कि कुछ लोगों ने समझा भी तो वे विरोध करते करते थक चुके थे। वस्तुतः उसका झुकाव अंग्रेजी शिक्षा की ओर था और उसने ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, बरेली तथा दिल्ली में अंग्रेजी कॉलेजों का निर्माण करके इसकी अभिव्यक्ति की। इन कॉलेजों की स्थापना से अंग्रेजी शिक्षा को निरंतर प्रोत्साहन प्राप्त होता गया और क्रमशः भारतीय भाषाओं, साहित्य, संस्कृति का पर गहरे काले बादल फैलते चले गए और आज तक हमारी शिक्षा पर यह प्रभाव स्पष्ट दिखता है। एडम योजना की स्वीकृति के विषय में बात करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एडम को बंगाल में देशी शिक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए नियुक्त किया था और इस संबंध में एडम ने 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। एडम बैप्टिस्ट मिशन का मान्य सदस्य तथा सच्चा जनसेवक था। भारतीयों के नैतिक एवं सामाजिक पतन को देखकर उसका हृदय
दुखी हो गया था। वह अंतःकरण से शिक्षा प्रसार और उनका मानसिक विकास, चारित्रिक उत्थान चाहता था। अतः उसने शिक्षा प्रसार एवं शिक्षा सुधार के साधनों एवं उपायों के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। देशी भाषाओं और भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के सहयोग से पाठ्य पुस्तकों की क्रमबद्ध माला का मुद्रण किया जाए, प्रकाशन किया जाए एवं वितरण किया जाए। विद्यालयों के अध्यापकों के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन के लिए प्रत्येक जिले में निरीक्षक नियुक्त किए जाएं। शिक्षकों की दीक्षा के लिए नॉर्मल स्कूलों का निर्माण किया जाए। परीक्षाएं नियमित रूप से निर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत ली जाए। प्रत्येक ग्रामीण विद्यालय को अपना व्यय बताने के लिए भूमि दान दिया जाए। कृषि शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रयोगात्मक फॉर्म बनाए जाएं। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कुछ जिलों को चुना जाए। इडम को विश्वास था कि उसकी इस योजना को राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारभूत योजना बनाया जा सकेगा। उसकी इच्छा थी कि सरकार इस योजना पर क्रियात्मक पग उठाए, परंतु मैकाले ने उसकी सभी आशाओं पर पानी फेर दिया। उसने इस योजना के विरुद्ध अति दूषित रिपोर्ट भेजी। परिणामतः जब वह ऑकलैंड के समक्ष रखी गई तो निस्यंदन सिद्धांत पर हमने पहले ही वीडियो बनाया है, लेकिन फिर से आप इसी सिलसिले में सुनिए। निस्यंदन सिद्धांत का अभिप्राय है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। जन समूह में शिक्षा ऊपर से छन छन कर पहुंचनी थी। बूंद बूंद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे को बहे, जिससे कि वह कुछ समय के लिए एक चौड़ी और विशाल धारा में परिवर्तित होकर शुष्क मैदानों को सिंचित करे। भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों का इस सिद्धांत में विश्वास था कि वे समझते थे कि यदि इस देश के सवर्ण हिंदुओं को ईसाई धर्म में दीक्षित कर दिया जाएगा तो निम्न वर्ग को इस धर्म में स्वीकारने में संकोच नहीं हुआ, क्योंकि इन वर्गों के व्यक्ति उच्च वर्ग के आदर्शों को अनुकरित करते थे। कंपनी के कर्मचारियों में मुंबई के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य वार्डन ने 23 दिसंबर 1823 को अपने विवरण पत्र में यह लिखकर इस सिद्धांत की ओर संकेत किया था कि जनसाधारण को थोड़ी सी शिक्षा देने की अपेक्षा उच्च वर्ग के कुछ व्यक्तियों को अधिक शिक्षा देना उपयुक्त होगा। कंपनी के संचालकों ने 29 सितंबर 1830 के अपने आदेश पत्र में मद्रास की सरकार को लिखा था, शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती है जब उच्च वर्गों के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है, उनका अपने देशवासियों पर प्रभाव है। मैकाले ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमारी इस शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग की सृष्टि होगी जो रक्त एवं वर्ण में भारतीय होगा, परंतु पसंद, विचार एवं आचरण एवं विद्वता में अंग्रेज होगा। इन्हीं लोगों का यह कार्य हो कि भारतीय भाषाओं को परिष्कृत एवं संपन्न करके उन्हें जनता तक ज्ञान पहुंचाने में योग्य बनाया जाए। मैकाले के इस विचार का बंगाल की लोक शिक्षा समिति ने 1839 में समर्थन किया। लॉर्ड ऑकलैंड ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया और इसे सरकारी नीति के रूप में घोषित करते हुए उसने लिखा, सरकार को समाज के उच्च वर्ग को ही शिक्षा देनी चाहिए जिससे सभ्यता छन छन कर जनता में पहुंचे। उस समय को लेकर 1870 तक इस सिद्धांत का प्रभाव भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बना रहा। इसके आधारभूत कारण क्या थे? इस सिद्धांत को सरकारी नीति का रूप प्रदान करने के अनेक आधारभूत कारण थे। पहला, ब्रिटिश सरकार को प्रारंभ में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी अपना प्रभाव जमाने के लिए जिनको शिक्षित करके उच्च पद प्रदान करके राज्य को सुदृढ़ बनाया जाए। इसके लिए उच्च वर्ग की शिक्षा ही उपयोगी हो सकती थी, उनके लिए लोक शिक्षा नहीं हो सकती थी। दूसरा, सरकार के पास इतना धन नहीं था कि वह लोक शिक्षा का भार अपने ऊपर लेती, क्योंकि उनको तो अंग्रेजी को बढ़ाना था। तृतीय, अंग्रेजी माध्यम द्वारा उच्च वर्ग को शिक्षित करके उनके रहन सहन तथा आचार विचार को परिवर्तित करके निम्न वर्गों को सरलता पूर्वक प्रभावित किया जा सकता था। चौथा, कुछ व्यक्तियों को शिक्षित करके जनसाधारण की शिक्षा का भार उनके ऊपर छोड़ा जा सकता था। परिणाम क्या हुए इसके?
इस सिद्धांत ने भारतीय शिक्षा का रूप निश्चित कर दिया। सरकारी नीति के रूप में इससे अधिकारियों का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ और उच्च शिक्षा की तीव्र प्रगति होने लगी। 1844 में लॉर्ड हार्डिंज की घोषणा अनुसार अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाने लगी। फलस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उच्च शिक्षा की प्रगति और तेज हो गई। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके भारतीय इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय देने लगे, परंतु सरकार ने जिस विचार से इस सिद्धांत को अपनाया था उसमें सफलता उसको नहीं मिली। उच्च वर्ग को शिक्षित करके जनसाधारण तक ज्ञान नहीं पहुंचा, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके उच्च पद पर आसीन हो जाते थे उनका जनता से कोई संबंध नहीं रह जाता था। फिर कोई क्यों ही आगे के लिए किसी को पढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके अतिरिक्त वे केवल अपने ही हित का ध्यान रखते थे और जन कल्याण की चिंता नहीं करते थे, क्योंकि यदि वे सफल हो गए, आगे बढ़ गए, तो उनको औरों से क्या मतलब, वो भी अपने नीचे स्तर के लोगों से। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो गया जो अशिक्षित निर्धन व्यक्तियों को कुछ भी नहीं समझता था, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता था। उनसे किसी प्रकार का संबंध रखने में भी उसे शर्म आती थी। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि इस वर्ग के अनेक व्यक्ति ब्रिटिश राज्य के स्तंभ के रूप में अपने देशवासियों के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रबल विरोध भी करते रहे, बल्कि उनकी सूचनाएं सरकार को देते रहे, उनके खिलाफ कार्य करते रहे। इसके विपरीत कुछ अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों ने देश प्रेम की ख्याति प्रज्वलित की और अपने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना कूट कूट कर भरने का प्रयास किया। यानी कि दोनों तरह के लोग थे, जो अंग्रेजी पढ़कर अपने देश के लिए लाभ की बात करते, और कुछ ऐसे भी थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। इसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय जागरण का प्रारंभ हुआ और अंत में भारत विदेशियों के चंगुल से मुक्त हुआ। लेकिन राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास भी बहुत बड़ा है। चलिए एक बार संक्षेप में जान लेते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद और निस्सिंदन सिद्धांत इत्यादि के बारे में बहुत शॉर्ट में। प्राच्यवादी इस दल में कंपनी के पुराने अधिकारी थे। यह दल प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहित करना चाहता था। पाश्चात्यवादी इस दल में कंपनी के नवयुवक अधिकारी थे। वह दल अंग्रेजी शिक्षा द्वारा पाश्चात्य विचारों के प्रचार के पक्ष में था। मैकाले का विवरण पत्र। जिस समय प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद चल रहा था, उसी समय 1834 में मैकाले भारत आया और लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया गया। 1835 में अपने विवरण पत्र में उसने प्राच्य साहित्य की निंदा की और अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा का समर्थन किया। अंग्रेजी के पक्ष में उसने बहुत सारे तर्क दिए। बेंटिंग की स्वीकृति। बेंटिंग ने मैकाले के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और 7 मार्च 1835 के आज्ञा पत्र में शिक्षा नीति की घोषणा की। उसके अनुसार ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में अंग्रेजी माध्यम द्वारा यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करना था। प्राच्य विद्यालय बंद नहीं किए गए, परंतु प्राच्य शिक्षा संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन बंद कर दिया गया। इस पर बेंटिंग की घोषणा अंग्रेजी की शिक्षा नीति को स्पष्ट कर दिया। भारतीय शिक्षा में मैकाले का क्या स्थान है? मैकाले को अति बुरा कहा गया है, उसकी बहुत आलोचना की गई है। उसे प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य की प्रगति पर उसने अंकुश लगा दिया और ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहा जो पसंद, विचार, आचरण एवं विद्वता में अंग्रेज हो, परंतु उसने अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का समर्थन करके भारतीयों में राजनीतिक जागरण की भावना प्रस्फुटित कर दी। क्योंकि यह आप भी जानते हैं कि किसी चीज को, किसी भी भावना को यदि अधिक दबाया जाएगा तो वो विरोध भावना अवश्य उठेगी। इसके लिए भारत उसका सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि मैकाले ने ऐसा किया। इसलिए भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले महत्वपूर्ण है। मैकाले ही वह कारण बना जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत। बेंटिंग की घोषणा के बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद चलता रहा। इसका अंत ऑकलैंड ने 1839 में किया। उसने एडम की प्राच्य शिक्षा प्रचार की योजना को अस्वीकृत कर दिया।
निस्यंदन सिद्धांत। इसका अभिप्राय यह था कि शिक्षा उच्च वर्ग से छन छन कर निम्न वर्गों तक पहुंचे। इस सिद्धांत के समर्थकों में वार्डन कंपनी के संचालक मैकाले और लोक शिक्षा समिति थी। ऑकलैंड ने इसे स्वीकार किया और सरकारी नीति के रूप में घोषित किया। इस सिद्धांत को अपनाकर ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहती थी जो उच्च पदों पर कार्य कर सके, राजभक्त होकर ब्रिटिश साम्राज्य के स्तंभ बने। इस सिद्धांत के अनुकरण से उच्च शिक्षा की तीव्र प्रगति हुई। भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा स्वतंत्रता के विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने देश को दासता से मुक्त कराने के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। तो अब हमारा यह प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी मैकाले का विवरण पत्र, बैंटिंग की स्वीकृति, भारतीय शिक्षा में मैकाले, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत और निस्यंदन सिद्धांत। अगर आपने एक्सलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।